नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे भैया हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट के फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 इन सभी की वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी गई। यूनिट 1 और 2 की एक वीडियो थी और 3, 4 और 5 की आपकी दूसरी वीडियो थी। इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी कवर कर दी गई हैं, और यहाँ पर आपके वो प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग अगर इस शब्द की बात करते हैं, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम, तो कहते हैं भैया ये जो अपना शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द, तो हम कहते हैं कुरेर, CURRERE, कुरेर शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी था। हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम में सभी क्रियाओं और परिस्थितियों को शामिल किया जाता है जिनका नियोजन और संपादन क्या होता है, विद्यालय में बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका पाठ्यक्रम कहलाता है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वह औजार जिसे वह कह सकते हैं कि यह पाठ्यक्रम का एक साधन देखा जाएगा, जिसे वह पदार्थ वहाँ पर आपका शिक्षार्थी होगा, अपने आदर्शों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढालता है। तो ये भैया पाठ्यक्रम की परिभाषा कही जाती है। पाठ्यक्रम का मतलब ही होता है कि भैया जिन क्रियाओं को, जिन परिस्थितियों को विद्यालय में बच्चे के साथ नियोजित किया जा रहा हो उसके विकास के लिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम कहलाएगा। हॉर्न ने क्या परिभाषा दी, पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है या शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक, इसमें उद्योग, व्यापार और ज्ञानोपार्जन और अभ्यास की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम की अगर विशेषताएं पूछ दे तो वो भी आप लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। बाकी ये दो परिभाषाएं और हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और या तो पेन और कॉपी को लेकर के बैठा कीजिए। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत, तो हमने कहा था भाई पाठ्यक्रम विकास के जो सिद्धांत होंगे उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं तो कहते हैं पाठ्यक्रम भाई ऐसा होना चाहिए जो बालक पर केंद्रित होना चाहिए। बालक पर केंद्रित का मतलब है कि उसकी आवश्यकताएं, उसकी योग्यताएं, उसकी स्थितियां कैसी होनी चाहिए, उसके विकास के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे वे क्या कर सके, बच्चा बेहतर रूप से चीज़ों को सीख सके। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम हम लोग कहते थे कि समुदाय केंद्रित होना चाहिए। समुदाय केंद्रित का मतलब बताया था कि भैया पाठ्यक्रम का विकास जो है छात्रों के साथ साथ उनके समुदाय का भी विकास हो सके, जीवन में जो उनकी आवश्यकताएं हो समुदाय की वो भी उनको प्राप्त हो सके, और भैया इसको महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सके। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। मैंने बताया था आपको, क्रिया पर केंद्रित का मतलब है कि ऐसी क्रियाओं को केंद्रित होना चाहिए, ऐसी खेल की क्रियाओं को, ऐसी रचनात्मक क्रियाओं को, ऐसी प्रोजेक्ट की क्रियाओं को जिससे बच्चे के सीखने के अवसर मिल सके। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए भाई, सभी बच्चों के विविधताओं को देखते हुए होना चाहिए, एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विविधताओं का मतलब है कि बच्चा किसी भी विविधता का हो, किसी भी डाइवर्सिटी का हो, उसके अनुसार उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। लचीला का मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। भाई कोई भी बच्चा कैसा भी हो, सामान्य बच्चा हो, विशेष बच्चा हो, उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। जहाँ पर बच्चा नहीं सीख रहा हो तो पाठ्यक्रम उसके अकादमिक लक्ष्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट का मतलब है कि नई क्रियाओं का समावेशन भी होना चाहिए पाठ्यक्रम में। अभी तक मान लीजिए जब हम लोग पढ़ते थे तब हमें दूसरी तरीके से पढ़ाया जाता था, देन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं और भैया जो पाठ्यक्रम था उसको भी चेंज किया गया। इससे शिक्षक, जो भी शिक्षक थे उसको उन्होंने देखा कि भाई जब हम नई क्रियाओं का समावेशन कर रहे हैं, जब पाठ्यक्रम को हम अप टू डेट कर रहे हैं,
तो क्या हो रहा है कि बच्चे और अच्छे से सीख रहे हैं, और जो हमारे समाज में रीतियाँ चली हुई आ रही हैं उनको हम क्या करते हैं, अप टू डेट करते हैं, नई चीज़ों का समावेशन करते हैं। बच्चा सीखने में भी रुचि लेता है और बेहतर सीखता है। उपयोगिता का सिद्धांत भी दिखाता है कि भैया पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लिए उसके कह सकते हैं कि शिक्षकों को ऐसी सामग्री प्रदान की जाए जो व्यक्ति और समाज के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चे का चरित्र का निर्माण करवाए। पाठ्यक्रम बच्चे के चरित्र का निर्माण कराए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करे और मानसिक अनुशासन को बेहतर करे, बच्चे की मस्तिष्क को यानी कि संज्ञानात्मक जो प्रशिक्षण है और अभ्यास को बढ़ावा दे, और भैया मानसिक क्षमताओं को बच्चे की बेहतर करे। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, निरंतर विकास वाला होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, जहाँ पर कुछ ना कुछ बच्चा जो अपने भूतकाल में सीख चुका है और भैया नई नई चीज़ों को वो सीखता रहे। स्ववकालत क्या है, स्ववकालत का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के हितों, अधिकारों और ज़रूरतों के लिए खुद का प्रतिनिधित्व करना। स्वयं की वकालत करना, स्वयं के अधिकारों के लिए, स्वयं की ज़रूरतों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करना और स्वयं के लिए बोलना, वो क्या कहलाता है, स्ववकालत कहलाता है, सेल्फ एडवोकेसी कहलाता है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और निर्णय लेने में और समस्याओं का समाधान करने में बेहतर बनाती है। स्ववकालत का महत्व विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो विकलांगता, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। इसमें बच्चा क्या होगा, आत्म जागरूक होगा, स्वयं की ज़रूरतें, क्षमताएं और अधिकारों के अनुसार उसको पहचाना जाएगा। संचार कौशल बेहतर होगा बच्चे का, प्रभावी रूप से अपनी बात को व्यक्त कर सकेगा, दूसरों के विचारों को समझ सकेगा। जानकारी प्राप्त करना, उन संसाधनों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी जो मदद करेगा, जिसके लिए वो आपकी मदद कर सकेंगे। इसमें आत्मनिर्णय भी हो सकता है। भाई जब सारी चीज़ें अपनी वकालत स्वयं से कर रहा है तो भाई उसमें आत्मनिर्णय भी होगा। तो हम कहेंगे सक्रिय रूप से भूमिका बच्चा निभाएगा और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा। सशक्तिकरण होगा, यानी कि स्वयं को शक्तिशाली बनाएगा बच्चा और समस्याओं को समाधान करने की आवश्यकता होगी बच्चे में। तो ये आपका स्ववकालत कहलाता है। इससे बच्चा स्वतंत्र और सशक्त बनता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन, करिकुलम एडेप्टेशन हो सकता है कि कह दे कि भाई शिक्षक जो है वो पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे करता है, या यहीं पर कह दे कि भाई प्राथमिक बच्चों के लिए या पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाएगा, उसका अनुकूलन कैसे किया जाएगा, या यहीं पर आपसे कह दे कि भाई एकोमोडेशन क्या है, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि भाई मॉडिफिकेशन या समायोजन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हम लोग बात करते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन की, तो कहते हैं इसका मतलब होता है कि शिक्षा की प्रक्रियाओं को विशेष आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और विद्यालयी पर्यावरण के अनुसार अनुकूल बनाना, बच्चे को सरल तरीके से सिखाना, बच्चे के लिए जो भी विशेष आवश्यकता हो, प्राथमिकताएं हो, विद्यालयी वातावरण हो, उसके अनुसार अनुकूल करके सिखाना। हर छात्र को समय समय पर उचित अनुभव प्राप्त हो सके और उसकी सफलता में बढ़ोतरी हो सके, संभावना बढ़ सके। इसके लिए विद्यालय के विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए पाठ्यक्रम। कहेंगे कि छात्रों के विशेष रूप से आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा विद्यालयी वातावरण दिया जाए जो बच्चे को बेहतर बनाए। पाठ्यक्रम की समीक्षा होनी चाहिए। बार बार निरंतर जो पाठ्यक्रम है उसको हमें क्या करना चाहिए, और बेहतर करना चाहिए। पाठ्यक्रम की समीक्षा यानी कि विद्यालय और शिक्षक प्रदाताओं के द्वारा निरंतर पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी और उसे क्या किया जाएगा, विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार बनाया जाएगा। आपका शिक्षकों का प्रशिक्षण, देखो भाई क्या होता है कि शिक्षक को भी अपडेट रहना पड़ता है। उसकी जो भी पाठ्यक्रम होगा ऐसा बनाया जाएगा कि प्रत्येक शिक्षक को पाठ्यक्रम बच्चों की विशेषताओं और आवश्यकताओं की जानकारी के अनुसार बनाया जाए। शिक्षक को भी ये समझना पड़ेगा कि इस बच्चे की आवश्यकता क्या है और इसके लिए जिस हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो इसके लिए कितना प्रभावकारी रहेगा। उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे को हम लोग सरल तरीके से सिखाने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। छात्रों की प्रगति की मॉनिटरिंग की जाएगी कि बच्चे ने कितनी प्रगति की, उसका निरीक्षण किया जाएगा। और भाई
जो जो सिखाया जाएगा उसको और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन छात्रों की अध्ययन, अनुभव और समृद्धि को क्या करता है, समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया निभाता है। ऐसे जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर बौद्धिक अक्षम बच्चे का पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो कैसे बनाया जाएगा, या प्री प्राइमरी जिसको हम लोग बोलते हैं। यहीं पर आपसे अगर कह दें कि भाई 12 वर्ष का बच्चा है, उसका हम लोग आईपी का निर्माण कैसे करेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम का निर्माण कैसे करेंगे, या अगर आपसे कह दें कि भाई आईपी का निर्माण कैसे करेंगे, या उसके लिए हम कैसे उसका हम बनाएंगे पाठ्यक्रम, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्तर की। तो भाई प्राइमरी स्तर के लिए सबसे पहले हम लोग लक्ष्य यही बनाते हैं पूर्व प्राइमरी स्तर पर कि बच्चा पेंसिल को पकड़ने लगे, बच्चे का जो शारीरिक गतिक कौशल है वो अच्छा हो जाए, बच्चा थोड़ा बहुत सामाजिक हो जाए, बच्चे का भाषा उसको थोड़ी बहुत आने लगे, उसको संख्याओं का ज्ञान हो जाए, उसको रंग आकृतियों का ज्ञान हो जाए कि भाई ये त्रिभुज है, ये गोला है, ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो जाए। तो इसमें क्या कह सकते हैं, बच्चे का समग्र विकास यानी कि खेल आधारित सीखने के माध्यम से संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर और सामाजिक भावात्मक कौशल का विकास हम कर पाएंगे। इसमें प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता मज़ेदार और जो भी होगी वो संवादात्मक होगी। हम बच्चे के लिए मज़ेदार एक्टिविटीज़ का प्रयोग करेंगे, ऐसे जैसे भाषा, संख्या, आकार और रंगों के बुनियादी कौशलों को हम बेहतर करेंगे। रचनात्मकता जो होगी कला, संगीत, कहानी सुनने और कल्पनाशीलता के माध्यम से रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें सामाजिक कौशल जो है वो बच्चे का बेहतर होगा। इसमें हम लोग वयस्कों के साथ सकारात्मक तरीके से बातचीत कर सकेंगे, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से संचार कौशल को बढ़ावा दे सकेंगे। पाठ्यक्रम के घटक क्या होंगे, तो कहेंगे खेल आधारित प्रशिक्षण बच्चे को कराएंगे, बच्चे को खोज का अवसर देंगे, बच्चे को समस्या समाधान कौशल बताएंगे और बच्चे का जो है भाषा विकास वो करवाएंगे। यानी कि बच्चे का कहानी सुना करके, उससे कहानी सुन करके, उसकी कविताएं सुन करके, उसको कविताएं सुना करके, शब्दावली का निर्माण करके शुरुआती पढ़ने की गतिविधियों को बेहतर करेंगे। और भैया गणित के लिए बच्चे को तैयार करेंगे, संख्याएं, गणित, बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को परिचय देंगे। ठीक रूप से जो भी आपका सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक कौशल होगा, खास करके बच्चे को लिखाने के लिए या किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए आँख और हाथ का समन्वय बिल्कुल सही होना चाहिए। आँख और हाथ, जहाँ पर हाथ जा रहा हो वहीं पर उसकी आँखें हों, दिख रहा हो उसको वहीं पर। तो ये भैया आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक और भावात्मक शिक्षा यानी कि भावनाओं को पहचानना, भावनाओं को प्रतिबंधित करना, इसके संबंध के बारे में रणनीतियाँ देखने को मिलेंगी। तो शिक्षण रणनीतियाँ क्या होंगी, हाथ से बच्चे को गतिविधि कराएंगे, जोड़ों तोड़ों की गतिविधि कराएंगे। एकीकरण दृष्टिकोण क्या होगा, बच्चे के लिए भाषा डोमेन, गणितीय कौशल को हम लोग विकसित करेंगे। और बाल केंद्रित दृष्टिकोण जो होगा उससे हम बच्चे को बेहतर बनाएंगे, यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों के आधार पर शिक्षण रणनीतियों को अपनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, माता पिता का भी सहयोग यहाँ पर शामिल किया जाएगा। अब बात करते हैं विकासात्मक पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। विकासात्मक पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इस पर बात करते हैं। शायद हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग के बारे में भी आपसे पूछ ले कि भैया आप लोग ऑनलाइन लर्निंग कैसे करते हैं, या आपसे कह दे कि भाई केंद्र आधारित मॉडल या अपना घर आधारित मॉडल क्या होगा, या मल्टी डिस्पेंसरी टीम के बारे में आपसे पूछ ले, या आपसे कह दे कि भाई यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग क्या है। तो इन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा आप लोग तैयार कर लीजिएगा। होम बेस्ड मॉडल, आपका सेंटर बेस्ड मॉडल, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं विकासात्मक पाठ्यक्रम की। तो कहेंगे विकासात्मक पाठ्यक्रम एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है जो कि शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को बेहतर बनाता है। इससे क्या होता है, छात्रों के स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व के लिए विकास को समृद्ध बनाने में बढ़ावा मिलता है। व्यापक दृष्टिकोण, यह पाठ्यक्रम छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक विकास और सभी पहलुओं को समाहित करता है। इसमें कला, संस्कृति और तकनीकी शिक्षा जो है वो सम्मिलित होती है। व्यक्तिगत का प्रशासन, हर छात्र जो है व्यक्तिगतता को महसूस करने के लिए पाठ्यक्रम व्यक्तिगत प्रगति के लिए जो स्वतंत्रता है उसको प्रदान करेगा, जहाँ पर शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए स्वाभाविक प्रतिभा और प्रेरणा को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक संप्रेषण जो है वो कौशल बच्चे का बेहतर होगा और स्वास्थ्य के लिए जो भी संसाधन है उसको महत्व दिया जाएगा। स्थायी विकास किया जाएगा बच्चे का। बच्चे को सक्रिय रूप से
सहनशीलता प्रदान करके जीवन के क्षेत्रों में उसको बेहतर बनाया जाएगा। पिरामिड योजना, जिसको हम लोग कहते हैं पिरामिड प्लान, इसको हम कहते हैं एक व्यवस्थित दृष्टिकोण जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है। यह छात्रों की शिक्षा को एक ठोस नींव के रूप में देखता है और धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे अधिक जटिल और उन्नत अवधारणाओं की ओर ले जाता है। पिरामिड योजना का उद्देश्य शैक्षणिक स्तरों और विषयों के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समग्र शिक्षा उसको प्रदान कराना। इसके लिए नींव, बच्चे की तत्व क्या होगा, नींव यानी कि फाउंडेशन, मध्य स्तर, शीर्ष स्तर और मूल्यांकन का समीक्षा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उन वीडियोज़ में भी बताई थी जहाँ पर बच्चे का प्राथमिक कौशल होगा, मूलभूत ज्ञान होगा, बुनियादी संसाधन होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग प्राप्त कराएंगे। शिक्षण की रणनीतियाँ क्या लगाएंगे, तो कहेंगे भाई व्याख्यान कौशल और प्राथमिक पाठ और दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। मध्य स्तर में हम लोग क्या करेंगे, बच्चे के बुनियादी ज्ञान को बढ़ावा देंगे, इसकी जटिल जो अवधारणाएं है उसको पेश करेंगे और भैया बच्चे के लिए उन्नति कौशल जो है उसको बेहतर करेंगे। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच को हम लोग बेहतर करेंगे। टॉप लेवल छात्रों की विशेषज्ञता और उच्च स्तरीय सोच के कौशल को बेहतर करेंगे। विशेष और गहन विषयों की जो पढ़ाई है उसको बेहतर करेंगे। इसमें क्या होगा, मूल्यांकन और समीक्षा भी की जाएगी, छात्रों की प्रगति का आकलन भी किया जाएगा और उसमें सुधार भी किया जाएगा। निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। जितना हम लोग सिखाएंगे उतना हम लोग परीक्षण और क्विज के माध्यम से बार बार मूल्यांकन बच्चे का करेंगे। और भैया इसके लिए प्रतिक्रिया क्या होगी, समय समय पर उपयोगिता दी जाएगी। समायोजन मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण योजनाओं और रणनीतियों के माध्यम से उसका परिवर्तन और समीक्षा सत्र जो कि नियमित समीक्षा सत्र जो कि आयोजित करना, ताकि छात्रों की समझ को मजबूती प्रदान की जा सके। लाभ भी यहाँ पर दिए गए हैं, क्या क्या लाभ होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक प्रकार का करिकुलम, यानी कि इलेक्ट्रिक टाइप करिकुलम। ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा गया था प्रश्न। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्रकार के पाठ्यक्रम का मतलब ही होता है कि उस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम का जो कि तकनीक और विज्ञान संबंधित होते हैं। ये पाठ्यक्रम विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में क्या करते हैं, उसको प्राप्त कराने में डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, तकनीकी विशेषज्ञता। ये पाठ्यक्रम छात्रों की तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता को बेहतर बनाते हैं, जैसे विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान आदि। प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों का समावेशन। इसमें हम कहेंगे नवीनतम प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जो कि छात्रों की तकनीक को बढ़ावा देती है। व्यावसायिक अनुभव देखने को मिलता है। इन पाठ्यक्रमों में छात्रों को व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है, जो कि उन्हें उनकी क्षमताओं का विकास करने और करियर को तैयार करने के लिए बनाया जाता है। संचार कौशल, इन पाठ्यक्रमों में संचार कौशल को विकास किया जाता है। छात्रों की वैज्ञानिक और तकनीकों का और संदेशों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या इलेक्ट्रिक करिकुलम कहलाता है। अनुसंधान का विकास किया जाएगा, नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करके नवाचार किया जाएगा। इसके बाद में पाठचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होगी, भाई किस प्रकार से शिक्षक जो है पाठचर्या का विकास करेगा। ऐसे ही कह सकता है कि भाई प्राथमिक स्तर पर कैसे विकास होगा, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने आपको बताया एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अनुकूलन क्या है, इसको जरूर तैयार। हाँ, कैसे बच्चे को फंक्शनल रीडिंग कराई जाएगी, कैसे बच्चे को कार्यात्मक पठन कराया जाएगा, कैसे बच्चे को कार्यात्मक पठन कराया जाएगा, कैसे बच्चे को कार्यात्मक लेखन कराया जाएगा, और जो भी रणनीतियाँ हैं वो क्या क्या बनाई जाएंगी, इस पर भी बात थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे लीजिएगा कि भाई कैसे हम ASD बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम ID बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे हम उसको लिखाना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान दे करके याद कर लीजिएगा। पाठचर्या अनुकूलन कैसे किया जाएगा, पाठचर्या का अनुकूलन कैसे किया जाएगा, करिकुलम का एडेप्टेशन कैसे किया जाएगा, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो लिखने के लिए हो, चाहे वो गणित के लिए हो, तो इसका अनुकूलन हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अवश्य। बात करते हैं पाठचर्या विकास में जब शिक्षक की भूमिका की बात करेंगे तो समाज का एक महान कर्तव्य जो है वो शिक्षक निभाएगा और भैया विद्यार्थी को ज्ञान, समझ और नैतिक मूल्यों के रूप में उसको व्यक्त करेगा, उसकी युक्ति करेगा। इसमें भैया जो भी शिक्षाविद होंगे वो क्या करेंगे, संवाद करेंगे। किससे, छात्र से। छात्र शिक्षक के बीच में क्या होगा, संवाद होगा। इससे विद्यार्थियों के सकारात्मक संवाद को बेहतर किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विद्यार्थियों की रुचि और अध्ययन को भागीदारी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व का सम्मान किया जाएगा, यानी कि हर विद्यार्थी अपनी विशेषताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं को अद्वितीय मानेंगे। और भैया इसका जो होगा
ध्यान रखा जाएगा, इस शैलियों का ध्यान रख करके कार्य किया जाएगा। विभिन्न शिक्षा तकनीकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसको और बेहतर बना सकते हैं, शिक्षक और बेहतर बना सकता है। तो कहेंगे भाई करिकुलम को जब बेहतर बनाया जाएगा तो विभिन्न शिक्षा तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसको और बेहतर बनाया जाएगा। जो भी नैतिक शिक्षा होगी, मोरल एजुकेशन होगी, उस पर कार्य किया जाएगा। यानी कि शिक्षा का नैतिक मूल्य, उच्च आदर्शों को सीखना बताएगा, विद्यार्थियों को सिखाएगा कि भैया समाज और उसकी उपयोगिता क्या है। शैक्षिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाएगा। भैया शिक्षक क्या करेगा, पुस्तकें, सामग्री और अन्य संसाधनों का क्या करेगा, प्रबंधन करेगा। घर आधारित मॉडल के बारे में यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लें तो घर आधारित मॉडल भैया ऐसा डिज़ाइन किया हुआ मॉडल जो बच्चे के जो उसका वास्तविक वातावरण हो उसमें सीखने में उसको मदद करे। ऐसा मॉडल बनाया जाएगा तो बच्चे में क्या होगा, वास्तविक सुधार होगा। घर के डिज़ाइन में वास्तविक प्रदूषण, जो भी वास्तविक चीज़ें हैं उसको कम किया जाना, वास्तविकरण, जो भी उसका जो कह सकते हैं कि घर में जो भी बाधाएं हैं बच्चे की वो कम किया जाना, बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाला बनाना और भैया उसको बेहतर सिखाना। इसके लिए जो भी उसका स्वास्थ्य होगा उसको बेहतर डिज़ाइन किया जाएगा। कहेंगे स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी ऐसी चीज़ों को बच्चे को दिया जाए जो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को क्या करें, बेहतर करें और भैया उसको जो है अच्छे से उसका पालन पोषण हो सके। सामाजिक संवाद, घर आधारित मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि घर में स्थानीय समुदाय का समर्थन कैसे किया जाएगा, सामाजिक संवाद और सहयोग का प्रोत्साहन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो घर आधारित मॉडल के अंतर्गत आती है, जिसमें एक आगंतुक जाता है घर पर और भैया सभी घर के जो सदस्य होते हैं, शिक्षार्थी के साथ साथ सभी को क्या करता है, उनको चीज़ों को प्रदान कराता है और बच्चे के लिए उनको बेहतर बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बता दिए गए। कुछ आपके लिए जो परिवार है, आपके लिए जो ऑनलाइन शिक्षा है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।